बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। जैसा कि आपको याद होगा कि पिछले टॉपिक में हमने डिस्कस किया था ग्रेविटेशनल फील्ड को। अब हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की। इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसकी मदद से हमें जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, कितनी फोर्स लगाने की एबिलिटी रखता है, ये हमें पता चलेगा। तो आज की टर्म जो हमने अंडरस्टैंड करनी है वो है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है। हमने जैसे कहा कि ज़मीन हर चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है और ज़मीन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर एक फोर्स लगाने की कैपेबिलिटी रखती है। अब ज़मीन के अराउंड का वो रीजन जिसमें ये ऑब्जेक्ट्स के ऊपर फोर्स लगाएगी, उस रीजन को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। अगर ये आपके पास अर्थ है, तो इस अर्थ के अराउंड आप किसी भी पॉइंट पर कोई ऑब्जेक्ट प्लेस करें, तो वो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या अप्लाई करेगी, अर्थ क्या अप्लाई करेगी, उस पर फोर्स अप्लाई करेगी। ऐसे फील्ड को, ऐसे रीजन को हम ग्रेविटेशनल फील्ड का नाम देते हैं। तो डेफिनेशन आपके सामने है, द एरिया अराउंड द मैसिव ऑब्जेक्ट। द एरिया अराउंड मैसिव ऑब्जेक्ट, मैसिव ऑब्जेक्ट के अराउंड का वो एरिया। मैसिव ऑब्जेक्ट कैसा हो सकता है? जैसे जमीन है, जैसे सूरज है, जहां उस मैसिव ऑब्जेक्ट की ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करे, उसे हम ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। तो जमीन के अराउंड का वो एरिया या किसी मैसिव अराउंड का वो एरिया जिसमें वो ऑब्जेक्ट के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करता है, उस रीजन को हम ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। अब पॉइंट ये आता है कि ये जो एरिया है, क्या ये हम विजुअलाइज कर सकते हैं? लाइक आप जमीन के अराउंड देखें तो आप ये तो देख सकते हैं कि जमीन चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, लेकिन जमीन के अराउंड का ये रीजन हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, हम फिजिकली इसको देख नहीं सकते। तो हमने अपनी आसानी के लिए क्या किया हुआ है कि हमने अपनी आसानी के लिए ये जो अराउंड ग्रेविटेशनल फोर्स का रीजन है, जमीन के अराउंड जहां वो ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई कर सकती है, उस रीजन को हमने सर्टेन लाइन से शो किया हुआ है। ये आपके सामने लाइनें नजर आ रही हैं। अब ये लाइनें एक्चुअली तो एग्जिस्ट नहीं करती, तो ये हमारे पास फर्जी लाइनें हैं, इमेजिनरी लाइंस हैं, जो हमने खुद ड्रा की होती हैं, और इनको हम ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस कहते हैं। क्या नाम देते हैं बच्चों इनको? ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस। अब ये हम कैसे ड्रा करते हैं? ये ऐसे ड्रा होती है कि जैसे मैंने यहाँ एक स्मॉल ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया, जिसको मैं पॉइंट मैस का नाम देता हूँ, एक स्मॉल मैस का नाम देता हूँ। ये मैंने मैस यहाँ प्लेस किया। अब जमीन इस मैस को क्या करेगी? अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। तो जिस पाथ को ये फॉलो करेगा, ये लाजिमी बात है, जमीन इसको खींचेगी तो ये यूं जाएगा। तो यहाँ मैंने एक लाइन ड्रा कर दी, ये ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन है। तो जमीन के अराउंड डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर हमने मैसेज को प्लेस किया, और वो मैस जिस पाथ को फॉलो करेगा, उस पाथ को हमने यूं स्ट्रेट लाइन से ड्रा कर दिया। तो ये ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन है। अब क्योंकि जमीन हर चीज को, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, जमीन अट्रैक्टिव फोर्स रखती है, अट्रैक्टिव फील्ड है, तो इसलिए फील्ड लाइंस के जो एरोज होंगे वो किस तरफ होंगे? इनवर्ड होंगे। तो यहाँ हमें मिली ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन की डेफिनेशन। द पाथ फॉलोड बाय पॉइंट मैस, अ स्मॉल मैस, जिसको अभी मैं मजीद भी एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट स्लाइड में। तो पाथ फॉलोड बाय पॉइंट मैस इन ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर जो पॉइंट जो है, पॉइंट मैस जिस पाथ को फॉलो करेगा, दैट इज ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन। अब इस ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन को रिप्रेजेंट करने का मकसद क्या है? इसका मकसद ये है, एक तो हम फील्ड को विजुअलाइज कर सकें, हम देख सकें ग्रेविटी कैसे काम करती है। अब आपको पता है कि यहाँ पर ये हमें डायरेक्शन बता रहे हैं कि जमीन चीजों को अपनी तरफ क्या कर रही है? अट्रैक्ट कर रही है। एरोज इनवर्ड होने का मतलब ये है कि जमीन चीजों को अट्रैक्ट कर रही है, इसलिए ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड डायरेक्शन में है। दूसरी चीज, हम ये भी देख सकते हैं, हम स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड का भी पता लगा सकते हैं। जहां ये फील्ड लाइंस करीब करीब होंगी, मतलब दो फील्ड लाइंस करीब हैं, वहां हम कहेंगे कि फील्ड स्ट्रांग है, उसके पास फोर्स लगाने की एबिलिटी ज्यादा है। और जहां ये अपार्ट होना शुरू हो जाएंगी, वहां फील्ड वीक हो जाएगा। जैसे आप इन दो फील्ड लाइंस को देखें, यहाँ दो फील्ड लाइंस करीब हैं, यही दो फील्ड लाइंस मैं यहाँ लूं तो ये दोनों क्या हो चुकी हैं? बहुत दूर हो चुकी हैं। इसका मतलब यहाँ फील्ड स्ट्रांग होगा और यहाँ फील्ड आपके पास वीक होगा। तो ये दो चीजें इंडिकेट करती हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड जो है, लाइंस जो हैं, ये इंडिकेट करती हैं किसको? डायरेक्शन एंड स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटी को, स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स को। उसकी डायरेक्शन के बारे में बताएंगी, और उसकी कितना स्ट्रांग है उसकी मैग्नीट्यूड के बारे में भी हमें बताएंगे। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें पॉइंट मैस की, तो पॉइंट मैस एक ऐसा मैस होता है, हम कहते हैं कि जिसका सारा मैस किसी सिंगल पॉइंट पर कंसंट्रेटेड है। जैसे एक बॉडी है, लाइक मैं अगर एक क्रिकेट बॉल की बात करता हूँ।
अब मैं कहता हूँ क्रिकेट बॉल एक ऐसा बॉल है जिसका सारा मैस उसकी सेंटर के ऊपर कंजर्व है, तो मैं उस क्रिकेट बॉल को मैं क्या नाम दूंगा, पॉइंट मैस का नाम दूंगा। नॉर्मली हम किसी भी ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, जैसे आपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में पढ़ा होगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आपके पास ये एक रॉड की फॉर्म में मौजूद है, ये एक रॉड है, तो जहां ये बैलेंस हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको वेज के ऊपर रखा या किसी स्पोर्ट के ऊपर रखा, सेंटर के ऊपर रखूंगा तो ये बैलेंस हो जाएगा, तो हम कहेंगे इसका सारा जो वेट है वो सेंटर पर मौजूद है, तो किसी एक पॉइंट पर इसका वेट कंजर्व है। सेम उसी तरह हम कहते हैं कि अगर हमारे पास ये एक बॉल है, सर्कुलर बॉल है, तो इसका सारा मैस इसके सेंटर पर कंजर्व होगा, तो ऐसे मुकम्मल मैस को, इस पूरी बॉल को हम पॉइंट मैस का नाम देंगे। तो पॉइंट मैस को हम यूं डिफाइन करते हैं कि पॉइंट मैस इज डिफाइंड एज इफ ऑल ऑफ इट्स मैस इज कंसंट्रेटेड एट सिंगल पॉइंट, उसका पूरे का पूरा मैस उसके किसी सिंगल पॉइंट पर कंजर्व है, ऐसे मैस को हम क्या नाम देंगे, पॉइंट मैस का नाम देंगे। तो ये हमारे पास एक कंसेप्ट आ गया पॉइंट मैस का। इन सिंपल आप ये याद रखें कि हर बॉडी का, जो भी बॉडी आपके पास है, चाहे वो रेगुलर शेप रखती है चाहे वो इरेगुलर शेप रखती है, कोई एक सिंगल पॉइंट उसकी बॉडी के अंदर होता है जहां उसका होल मैस एग्जिस्ट कर रहा होता है, अप्लाई हो रहा होता है, तो उस ऑब्जेक्ट को हम पॉइंट मैस का नाम देंगे। हाँ, स्पेसिफिकली हम ये बात करते हैं, जैसे अगर आप सन को देखें और आप अर्थ और सन की बात करते हैं, अर्थ और सन की बात करते हैं, अब आप इनको देखें कि इन दोनों का, ये बड़े बहुत हैवी ऑब्जेक्ट्स हैं, बहुत बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं, लेकिन अगर आप यहाँ से सन को देखें या मून को देखें तो आपको कैसे नजर आता है, छोटा सा नजर आता है। रीजन क्या है, रीजन है कि इनके दरमियान फासला बहुत ज्यादा है, तो हमारे लिए वो जो सन है, ये मून है, वो एक सिंगल ऑब्जेक्ट होगा, हम कहेंगे उसका सारा मैस उसके सेंटर के ऊपर कंजर्व है, तो हमारे लिए वो सन, अर्थ से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो हमारे लिए वो सन या मून वो एक पॉइंट मैस के तौर पे काम करेगा। तो ये हमारे पास आ गया बेसिक कंसेप्ट पॉइंट मैस का। अब नेक्स्ट ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस के बारे में बताया गया कि ग्रेविटेशन फील्ड लाइंस पॉइंट रेडिली इनवर्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस की डायरेक्शन इनवर्ड होगी, ये ग्रेविटेशनल फील्ड यूनिफॉर्म होगी ऑल डायरेक्शन में। जैसे ये हमारे पास अर्थ है तो इसको हम कंसिडर कर रहे हैं ये एक सिंगल मैस है, ये मुकम्मल जो बॉडी एक मैस है, तो इसका सारा मैस इसके सेंटर पर कंजर्व होगा, तो ये हमारे पास एक इसकी फील्ड लाइंस भी इनवर्ड है, इसका सारा मैस एक पॉइंट के ऊपर कंजर्व है, और ये हमारे पास एक सिमेट्रिक शेप बना रही है, एक यूनिफॉर्म शेप बना रही है। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो हमारे पास आपकी बुक की चंद लाइनें हैं जो आपने बेसिकली अंडरस्टैंड कर लेनी है। इनका मकसद यही है जो अभी हमने देखा, मैस कंसंट्रेशन को देखना। सबसे पहली चीज हम कहते हैं कि एक यूनिफॉर्म स्फीयर वो होता है जिसकी डेंसिटी जो है वो थ्रू आउट कांस्टेंट होती है। लाइक मेरे पास अगर एक क्रिकेट बॉल की मैं एग्जांपल लेता हूँ, एक सर्कुलर बॉल है, तो इसकी अगर यूनिफॉर्म डेंसिटी है थ्रू आउट, सेंटर से लेकर सरफेस तक हर जगह डेंसिटी कांस्टेंट है, तो मैं इसको यूनिफॉर्म स्फीयर का नाम दूंगा। और जब हम स्टडी करते हैं, मतलब जैसे हम अब ग्रेविटेशन को स्टडी कर रहे हैं या प्लेनेटरी मोशन को स्टडी करें या एस्ट्रोफिजिक्स में आप एस्ट्रोलॉजी में जाके स्टार्स गैलेक्सीज वगैरह को स्टडी करते हैं, तो वहां पर हमारे पास मैस डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वहां हम किसी भी, फॉर एग्जांपल मैं जमीन से बैठ के मून को स्टडी कर रहा हूँ तो एस्ट्रोफिजिक्स के अंदर आ जाता है, वो प्लेनेटरी साइंस में आ जाता है, मैं प्लैनेट्स की मोशन को स्टडी कर रहा हूँ। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि हम ये स्टडी करते हैं कि उस वो एक यूनिफॉर्म स्फीयर है, मतलब मैं मून को स्टडी कर रहा हूँ तो मैं मून को क्या कंसिडर करूंगा कि मून एक यूनिफॉर्म स्फीयर है, और उसकी जो डेंसिटी है वो थ्रू आउट कॉन्स्टेंट है, और उसका जो मैस है वो किसी सिंगल पॉइंट के ऊपर कंजर्व है, वो मेरे लिए पॉइंट मैस है। तो ये हमारे लिए चीजें कंसिडर करना बहुत जरूरी होता है। अगर हम कंसिडर नहीं करते तो फिर हमारे लिए कैलकुलेशन मुश्किल हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर ये हमारे पास जैसे एक सफियर है, तो अगर हम इस सफियर की आउटसाइड की बात करें, यानी ये सफियर है, ये एक आपके पास कोई प्लेनेट है लाइक अर्थ है, तो इसके अराउंड अगर मैं देखूंगा, तो जैसे जैसे मैं इससे सरफेस से दूर जाऊंगा, तो लाइक फोर्स ऑफ ग्रेविटी जैसे इनवर्स के लॉ को फॉलो करती है, वो पॉइंट यहाँ एप्लीकेबल होगा। क्यों? क्योंकि मैं कंसिडर कर रहा हूँ इसको सिंगल बॉडी, मैं इसको ये नहीं कह रहा इसमें एन नंबर ऑफ मैसेज हैं, बल्कि मैं ये कह रहा हूँ कि ये पूरा जो स्फीयर है वो एक सिंगल मैस की फॉर्म में मौजूद है। तो आउटसाइड स्फीयर की अगर मैं बात करूंगा तो हम क्या कंसिडर करेंगे, द फील्ड एक्ट एज इफ ऑल इज मैस इज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर,
तो हम इस मैस को ये कंसिडर करेंगे कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड है या ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ऐसे एक्ट कर रही है जैसे इसका सारे का सारा मैस कहाँ पर मौजूद है, इसके सेंटर पर मौजूद है। तो ये पॉइंट हमारे पास आ गया, ये एक सिंगल मैस के तौर पे काम करेगा। और अगर मैं इसको कंसिडर करूं कि भाई इसके इनसाइड की बात करूं, तो अब इनसाइड क्या होगा, हम ये कहेंगे कि भाई यहाँ पर सेंटर पर ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो है, सेंटर से सरफेस की तरफ जाएंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ रही है क्योंकि इसका मैस सेंटर से सरफेस की तरफ कॉन्टिन्यूसली क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इस तरीके से हम कहेंगे कि अगर हम इसको नॉन यूनिफॉर्म स्फीयर कंसिडर करें या ये कंसिडर करें कि मैस इसका इंक्रीज हो रहा है सेंटर से सर्विस की तरफ जाते, तो फिर हम ये कंसिडरेशन नहीं कर पाएंगे जो हमने स्टार्ट में की कि हम इसको सिंगल मैस यहाँ पर कंसिडर नहीं कर रहे हैं। तो इनसाइड द स्फीयर का पॉइंट गिवन है, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीजेस स्टेडली टुवर्ड द सरफेस। तो जैसे जैसे आप सेंटर से सरफेस की तरफ जाएंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स इंक्रीज हो रही है, तो उसकी फोर्स लगाने की एबिलिटी भी जो है वो इंक्रीज हो रही है, वो ग्रेविटेशनल फील्ड को भी इफेक्ट करेगी। तो ये 2 पॉइंट्स हमने माइंड में रखने हैं कि जब भी हम किसी प्लैनेट्स को स्टडी करते हैं या किसी भी ऑब्जेक्ट को स्टडी करते हैं तो हम उसको एज अ पॉइंट मैस के तौर पे कंसिडर करते हैं, जैसे उसका होल मैस उसके सेंटर के ऊपर कंजर्व है। तो हम ये नहीं कहते उसका मैस डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर डिफरेंट हो सकता है, हम उसको एक यूनिफॉर्म स्फीयर कंसिडर करते हैं। तो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ को हम इसको विजुअलाइज करते हैं एज अ स्फीयर। ये आपने पॉइंट्स एक बार रीड कर लेने हैं, यहाँ से आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। तो लास्ट में आपको यही चीज बताई गई है कि इसीलिए हम क्या कंसिडर करते हैं कि ये अर्थ हमारे पास है, तो अर्थ के या का जो मैस है वो सेंटर के ऊपर मौजूद है, अर्थ को हम पॉइंट मैस कंसिडर कर रहे हैं, दैट इज वाई ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है आउटसाइड अर्थ सरफेस वो आपके पास क्या होगी, क्योंकि ये पॉइंट मैस के तौर पे बिहेव कर रहा है, तो ग्रेविटी के जो बेसिक लॉज हैं लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स है, न्यूटन ग्रेविटेशन लॉ है, वो इन तमाम बेसिक लॉज को फॉलो करेगी। तो यहाँ वो यही कहते हैं, दिस बिहेवियर अलाइंस विद आवर एक्सपेक्टेशंस एज वन वुड एक्सपेक्ट फ्रॉम द इनवर्स स्क्वायर लॉ, न्यूटन ग्रेविटेशन लॉ। हम इसको पॉइंट मैस मानेंगे, हम कहेंगे इसका पूरा मैस सेंटर के ऊपर कंजर्व है, तब हम अर्थ को कंसिडर कर सकेंगे एज अ पॉइंट मैस और तमाम ग्रेविटेशनल लॉज को यहाँ पर अप्लाई कर सकेंगे। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड चीज है, इसको समझने की कोशिश करनी है, और इसका खुलासा सिर्फ इतना आपके पास ये है, इसका सिर्फ समरी ये है कि हम क्या कंसिडर करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को स्टडी करते हुए, हम उसे चाहे उसका डिफरेंट मैस ही क्यों ना हो, हम उसे सिंगल मैस कंसिडर करेंगे, हम उसे पॉइंट मैस कंसिडर करेंगे, और ऐसे कंसिडर करेंगे कि उसका सारा मैस सेंटर पर मौजूद है, और तभी वो सिंगल मैस अपने अराउंड जितने भी रीजन्स हैं जो फील्ड्स हैं उन पर तमाम न्यूटन्स के ग्रेविटेशन लॉज को, तमाम बेसिक लॉज को फॉलो करेगा। ये हो गया हमारे पास बेसिक आइडिया, थ्योरी है, इसको एक बार रीड कर लेना है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको यहाँ पर होनी चाहिए। आते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की तरफ। हमारा जो मेन टॉपिक था और जो डेरिवेशन है वो चीज हमने याद रखनी है। यहाँ पर तो हमने ग्रेविटेशनल फील्ड के कंसेप्ट को समझा, फील्ड लाइन को समझा और पॉइंट मैस की इंपॉर्टेंस को समझा। आज ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की तरफ आते हैं। तो हमने कहा कि ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या है, बेसिकली जमीन के अराउंड का वो रीजन जिसमें ऑब्जेक्ट के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, तो जितनी ग्रेविटेशनल फोर्स लगाने की एबिलिटी है अर्थ की वो उसकी स्ट्रेंथ कहलाएगी, जिसको हम यूं कह सकते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मैस, ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मैस। तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज अ वेक्टर, ये आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन वही होगी जो जी की डायरेक्शन है। अब आप देख रहे हैं ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की डायरेक्शन इनवर्ड है, यानी फोर्स ऑफ ग्रेविटी की डायरेक्शन इनवर्ड है, डाउनवर्ड है। तो जो जी आपके पास है जिसको हम ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कह रहे हैं, इसकी डायरेक्शन भी इनवर्ड होगी। जी यहाँ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ को। तो यहाँ हम देख सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास वो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है जिसे हम जी से रिप्रेजेंट करेंगे। ये वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन टुवर्ड द अर्थ सरफेस होगी, टुवर्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, टुवर्ड द ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस होगी। तो ये पॉइंट फिर से आ गया, ग्रेविटेशनल g इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अ यूनिट मास, इट टेल्स अस अबाउट दिस हाउ स्ट्रांग द ग्रेविटी इज एट दैट प्लेस। ये हमें ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ के बारे में बताएगा जैसे मैंने पहले आपको बताया। अब हम कंसिडर करते हैं, जैसे हम न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक देखें तो F इज इक्वल टू एम में होता है, F इज इक्वल टू एम ए। तो यहां से अगर हम ए को अलग करें तो ए इक्वल टू आ गया F ओवर एम।
बेसिकली क्या है कि अगर ये हमारे पास अर्थ है और यहाँ हमने एक ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जिसका मास है m, तो जमीन इसको अपनी तरफ खींचेगी, एक फोर्स लगाएगी जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स का नाम देंगे। और जमीन की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो आप जानते हैं वो हमेशा वेट के इक्वल होती है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ये जो वेट है ये इक्वल टू आ गया एम जी के। एम जी ओवर आपके पास एम है, तो यहाँ एम से एम क्या हो जाएगा कैंसल, तो क्या बचेगा ए इक्वल टू जी आ गया। तो हम यूं भी लिख सकते हैं जी बेसिकली क्या है, जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है और जी है एफ ओवर एम, ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास। तो जितनी फोर्स लगेगी उस बॉडी के मास से डिवाइड कर दें तो ये उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ आ जाएगी। तो ये बच्चों हमारे पास टॉपिक था ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का। आपने याद रखना है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है क्या, ग्रेविटेशनल फील्ड को हम कैसे इंडिकेट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन से, इसकी इक्वेशन हमने याद रखनी है। एंड देन हमने एक जनरल कंसेप्ट याद रखना है कि क्यों यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट है, और मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होगी तो फिर हमारे लिए कैलकुलेशन कैसे आसान हो जाएगी। तो ये बच्चों आज का टॉपिक था, इसको आपने अच्छे से देख लेना है। कुछ शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट्स हैं वो आपने नोट कर लेने हैं। तो आज के लिए अल्लाह हाफिज बेटा, यहाँ तक लेक्चर हमारा कंप्लीट हुआ।